तो ये क्या बोलता है, बियर-लैम्बर्ट्स लॉ कंबाइन करके पढ़ें तो ये बताता है हमको कि कोई जब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को किसी सॉल्यूशन से गुजारा जाता है तो कुछ पार्ट ऑफ रेडिएशन वो सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेता है और जो कुछ पार्ट ऑफ रेडिएशन क्या निकलता है, बाहर निकलता है। इसी दोनों में क्या बताता है, रिलेशन बताता है बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। तो यहाँ पे बोला गया है when a beam of monochromatic radiation of suitable frequency passes through a solution, it is absorbed by the solution. As a result, intensity of light when it finally comes out from the solution is considerably reduced. मतलब जब एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, एब्जॉर्ब लाइट के इंटेंसिटी के एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट माइनस इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, तो हमको क्या मिल जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। इसको क्या बोलेंगे, ये इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, ये इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट मतलब जिसको हमने डाला है, मतलब अगर कोई ये पोलारीमीटर ट्यूब है, ऐसा ट्यूब है ना, सैंपल होल्डर है, ये आई नॉट इंटेंसिटी का लाइट डाल रहे हैं और आई टी इंटेंसिटी का लाइट निकल रहा है। मतलब मैं बोलूंगा एब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जितना डाले हैं माइनस जितना बाहर निकला है, तो ये एब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी हो जाएगी आई ए। आप लोगों को ये सब पढ़ने के पहले लॉग एंटीलॉग पढ़ा दिया गया है काइनेटिक्स में, या इससे पहले कहीं पे सर पढ़ाए हैं जनरल फिजिकल में? पढ़ा दिए है ना? हाँ, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूं, लॉग एंटीलॉग को, लॉग एंटीलॉग को रिपीट नहीं कर रहा हूं, फिर भाई मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? चलो फिर लॉग एंटीलॉग में छोड़ रहा हूं, है यहाँ पे सारा चीज। चलिए हाँ, अब आते हैं इसके डायरेक्ट फॉर्मूले पे। तो इसके कई फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले से ही क्वेश्चन, अभी तक सेट में इसका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आया है, ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया है। ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू लॉग आई नॉट अपॉन आई टी। इसको लिख सकते हैं, अगर लॉग का रूल लगाएंगे, लॉग एम बाई एन, ये हो जाता है लॉग एम माइनस लॉग एन। ये लॉग का फॉर्मूला लगाओगे कैसे हो जाएगा ये? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक और फॉर्मूला है, एब्जॉर्बेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल, है ना? तो एक साथ कंबाइन करके लिखे हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। इसको बोलते हैं मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। तो ए एब्जॉर्बेंस है जो कि यूनिटलेस होता है, या ऑप्टिकल डेंसिटी कई बार ओडी बस लिख देता है, कई बार क्या लिखता है उसको, ओडी बस लिखता है। सी कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर, हमेशा याद रखेंगे किसमें है कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर लीटर। और लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब और थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब या थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं, ये होता है आपका सेंटीमीटर में। ये है मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, या इसी को बोलते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। अब हमारे सामने ये आता है कि एप्सिलॉन का यूनिट क्या होता है। तो एप्सिलॉन का यूनिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये एलसी को नीचे भेजेंगे, ए अपॉन एलसी। यहाँ पर ए यूनिटलेस है इसलिए एक लिखा गया, जो एल है वो क्या है, सेंटीमीटर है, और कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोल पर लीटर। तो ये चीजें क्या है, पूरा नीचे है भाई, ये चीजें क्या है, 1 अपॉन सेंटीमीटर इंटू मोल पर लीटर है। ये पूरी की पूरी चीजें ऊपर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, पर लीटर का क्या हो जाएगा, लीटर, मोल का क्या हो जाएगा, पर मोल, और सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, पर सेंटीमीटर। लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर, लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट पूछा गया है कई एग्जाम्स में।
इसका यूनिट का एग्जाम्स में पूछा गया है लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। ठीक, अब इसी में वो ग्राफ खींचेगा। ग्राफ खींचेगा तो कैसे होगा, देखो देखो ग्राफ A इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन सी एल। अब देखिए इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो देखो y इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन को x ले लिया तो E, चलो एक मिनट रुक जाओ बस, A इज इक्वल टू ई एल इंटू सी कर देते हैं। अब इसमें इसको y एक्सिस में ले लिए, ये हो गया m और ये हो गया x। ठीक है, तो ये y एक्सिस में ले लिए एब्जॉर्बेंस A को, और जो x एक्सिस में लिए हैं C कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक, ये क्या है m है, C यहां पर क्या है mx हो गया प्लस C को बोलते हैं इंटरसेप्ट, जो कि क्या है जीरो है। यहां से गए हैं भाई, ये जीरो से चालू हुआ है, इंटरसेप्ट क्या है जीरो है ना भाई, इंटरसेप्ट बिल्कुल नहीं है इसमें। और यहाँ पर स्लोप क्या आ रहा है mx, m क्या है पॉजिटिव है, a इज इक्वल टू सी इंटू ई एल। तो ये m है, ये x है और ये है y एक्सिस। तो y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है, मतलब स्लोप क्या है पॉजिटिव है। यहाँ पर जो स्लोप है m वो किसके बराबर है, एप्सिलॉन इंटू एल के बराबर है। तो आपको इसमें भी न्यूमेरिकल बना के वो पूछ सकता है, स्लोप की वैल्यू दे दे और लेंथ दे दे, स्लोप की वैल्यू दे दे कुछ और लेंथ दे दे, एप्सिलॉन पूछ लेगा, या स्लोप दे दे एप्सिलॉन दे दे, पाथ लेंथ पूछ लेगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये ग्राफ बनता है पॉजिटिव स्लोप के साथ। अगर ये m के सामने नेगेटिव होता तो स्लोप कैसे बनता, ये ऐसे बनता। m पॉजिटिव है मतलब स्लोप कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक, आप लोगों ने काइनेटिक्स में पढ़ा होगा। चलिए आइए तो अब ट्रांसमिटेंस में आइए। तो ट्रांसमिटेंस किसका उल्टा होता है, ट्रांसमिटेंस उल्टा होता है एब्जॉर्बेंस का। तो ये होता है ट्रांसमिटेंस, है ना। अब इसको परसेंटेज में ले लें तो इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसी को मैं एब्जॉर्बेंस के टर्म्स में लूं, इसी को किसके टर्म्स में लूं, एब्जॉर्बेंस के टर्म्स में लूं, तो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू आ जाएगा log आई नॉट बाई आई टी, आई नॉट बाई आई टी। या हम बोल सकते हैं एब्जॉर्बेंस किसका उल्टा होता है, ट्रांसमिटेंस का उल्टा होता है। इसको बोल सकते हैं एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू माइनस लॉग टी, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू माइनस लॉग टी। अगर इसी चीज को परसेंटेज में लेंगे, इसी चीज को किस में लेंगे, परसेंटेज में लेंगे, परसेंटेज के साथ इसका क्या रिलेशन है, तो परसेंटेज के साथ रिलेशन होता है इसका 2 माइनस लॉग परसेंटेज ऑफ टी। डायरेक्ट फ्रैक्शन दिया होगा तो ये फॉर्मूला यूज करना, फ्रैक्शन दिया होगा तो माइनस लॉग टी, ये फॉर्मूला यूज करना जब किसमें फ्रैक्शन दिया होगा। अब परसेंटेज ट्रांसमिटेंस की बात वो करेगा तो भैया एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग परसेंटेज ऑफ टी, ये चीज यूज करेंगे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको याद रखना। ठीक, चलिए अब आते हैं आगे। ये जो ट्रांसमिटेंस देखे थे, तो ट्रांसमिटेंस के साथ एब्जॉर्बेंस का, ट्रांसमिटेंस के साथ एब्जॉर्बेंस का जो रिलेशन है वो इस तरीके से होता है 10 टू द पावर माइनस ए, या ए इज इक्वल टू हम लोगों ने अभी पढ़ा है एप्सिलॉन सी एल। तो 10 टू द पावर माइनस ई सी एल, ये मतलब कोई भी एब्जॉर्बेंस का पार्ट होगा वो 10 के पावर में दिखेगा, इसमें दिखेगा 10 के पावर में दिखेगा। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, ये रिलेशन भी होता है। अब अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्बेंस आ रहा है उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हम लोग जब इसको कंपेयर करेंगे ना,
तो हम क्या कर सकते हैं, A1/A2, सवाल आए हुए हैं इस पे, A1/A2 करेंगे तो ECl1 और ECl2, जो चीज कॉमन होगा उसको काट देंगे और जो चीज कॉमन नहीं होगा उसको L1 L2 या C1 C2 A1 A2 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग एब्जॉर्प्शन को लिख रहे हैं, एब्जॉर्बेंस को लिख रहे हैं, तो एब्जॉर्बेंस को लॉग वाले फॉर्मूले में भी हम लोग 1 2 करके लिख सकते हैं। जो चीज कॉमन होगा दोनों के लिए उसको एलिमिनेट कर लेंगे और नहीं होगा उसको लिख लेंगे। अब एब्जॉर्प्शन का जो या एब्जॉर्बेंस का रिलेशन है लॉग के साथ क्या है, लॉग T1 और माइनस लॉग T2। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A1/A2 2 माइनस लॉग परसेंटेज ऑफ T1/2 माइनस लॉग परसेंटेज ऑफ T2। ठीक, ये भी लिख सकते हैं अगर परसेंटेज में अपन को ट्रांसमिटेंस दिया हो। तो ये इतने सारे फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े, धीरे धीरे करके एक एक न्यूमेरिकल उसका सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये फॉर्मूले यूज होते हैं। भाई आप लोग एक बार सारे फॉर्मूले एक जगह लिख के याद कर लेना, ठीक, जैसे कि मैं कराना चाहूं। देखो पहला फॉर्मूला देखो, A is equal to ECl, A is equal to log 1/T, A is equal to minus log T, A is equal to 2 minus log परसेंटेज ऑफ T। ठीक, ये हो गया। चलो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। चलो आ जाओ भैया, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट जो होता है ना वो क्या होता है भाई, ये कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होता है एक गिवन सॉल्यूट के लिए एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन यूज्ड। तो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट जो होता है ना वो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू देता है किसी भी सॉल्यूशन के लिए। अगर मैं बोलूं डाइक्रोमेट, अगर मैं बोलूं मान लो के लिए मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात कर रहा हूं, इसके लिए मैं एप्सिलॉन वैल्यू बात करूं तो ये मान लो के लिए बात मैं मान रहा हूं 10,000 कुछ आ रहा है, 10,000 लीटर पर मोल और पर सेंटीमीटर ऐसे आ रहा है। तो ये इतना ही आएगा, चाहे आप क्या करें, इसके कितने कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन यूज करें। मतलब ये क्या होता है, एप्सिलॉन एक हर एक सॉल्यूशन के लिए फिक्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक उसका फिक्स होता है। ठीक, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, एक्वस मीडियम की बात कर रहा हूं मैं, ये इतना होगा। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया तो मॉलिक्यूल क्या होने लगता है, डिसोसिएट होने लगता है। अगर मॉलिक्यूल में डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, बियर-लैम्बर्ट लॉ क्या करेगा, जो रूल्स है बियर-लैम्बर्ट लॉ के वो क्या करता है, वायोलेट करता है। मतलब अगर कोई भी सॉल्यूशन में कोई भी डिसोसिएशन, एसोसिएशन या कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो हमारा जो वैल्यू है एब्जॉर्प्शन का एज वेल एज मोलर एक्सटिंक्शन जो कोफिशिएंट है उसका वैल्यू वेरी करता है। इसलिए बोल रहे हैं मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, जो कि टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट और वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन में क्या करता है, पे डिपेंड करता है। तो हम लोग जान रहे हैं, हम लोग यूज करते हैं इसको कलरीमेट्रिक एनालिसिस। आप लोगों ने कभी प्रैक्टिकल किया होगा तो हमारे पास एक विंडो होता है, हमारे पास क्या होता है, एक विंडो होता है, उसमें हम लोग यूज करते हैं कि अगर मैं यूज कर रहा हूं पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर रहा हूं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर जो है ब्राइट ऑरेंज है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट यूज करूंगा तभी ये सही रिजल्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है, मतलब सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट इसको मिलना चाहिए। तो ये चीजें हैं जिसपे मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन यूज। तो आप लोगों ने ये विंडो देखा होगा, जो कलरीमेट्रिक एनालिसिस में से विंडो बना रहता है, विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3 ऐसे नाम लिखाया रहता है और इंस्ट्रूमेंट के ऊपर में लिखा रहता है कि कौन सा कलर है, येलो है क्या, वायलेट टाइप का है क्या,
या ब्लू टाइप का है, रेड टाइप का है, उसके लिए विंडो बना रहता है। तो जिस कलर का आपका सॉल्यूशन दिखता है उसी विंडो को उसके लिए फिक्स करते हैं, मतलब हम लोग वेवलेंथ को सेट करते हैं। ठीक, अब आगे आते हैं इस पे। आगे क्या है, जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, एब्जॉर्प्शन एडिटिव प्रॉपर्टी है। क्या है भाई, एब्जॉर्प्शन एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। मतलब कितना ये लाइट है, मतलब ये लाइट है, अगर इसको डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब से गुजारा जाए तो यहाँ कितना एब्जॉर्ब होगा, यहाँ कितना एब्जॉर्ब होगा, यहाँ कितना एब्जॉर्ब होगा, ये क्या होते जाएगा, एड होते जाएगा। क्या होते जाएगा भाई, एड होते जाएगा। चलो आगे आ जाओ, फिर एंटीलॉग दिया हुआ। हाँ, ये सवाल देखो भैया, सवाल को देखो। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हुज एब्जॉर्बेंस इज 0.21। एब्जॉर्प्शन जो होता है यूनिटलेस होता है, 0.21 है। when placed in a tube of 10 centimeter of length using lambda max 245 नैनोमीटर, इसका कोई काम नहीं है। और ये है पर मोल, मतलब पर एम पर सेंटीमीटर। तो ये जो एम है ना जी, ये क्या होता है, एम मतलब होता है मोल पर लीटर। क्या होता है, एम मतलब कैपिटल एम मतलब होता है मोल पर लीटर। इसी को कैपिटल एम इनवर्स, आजकल ये नया नोटेशन आया है, कैपिटल एम मतलब मोलारिटी, मोलारिटी मतलब मोल पर लीटर। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम इनवर्स को लीटर पर मोल और पर सेंटीमीटर, मतलब ये लीटर पर मोल का है भाई, सेंटीमीटर इनवर्स अलग से दिया हुआ है। तो ये हो गया वैल्यू। अब हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्बेंस दिया हुआ है इतना, पाथ लेंथ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन बस नहीं दिया है। तो देखो इस फॉर्मूले में कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है, ए अपॉन एप्सिलॉन एल ये रखेंगे वैल्यू, तो आपको सारा चीज मिल जाएगा भाई। ये रखेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये फॉर्मूले में रखना है, वैल्यू मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक, अब इसको ये 31050 ऐसा कुछ था, ये सर ये 0.31 कैसे हो गया, तो इसको क्या किए हैं देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻6 यहां लिख सकते हैं इसको, और एक और 10 है, कितना हो जाएगा, 10⁻7। 10⁻7 नीचे है, उसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7। ये 0.21 डिवाइडेड बाई 0.31। ठीक है, 2/3 करोगे तो कितना आएगा, 0.6 इंटू 10⁻⁻7। तो ये थोड़ा बहुत ये शॉर्ट कैलकुलेशन आप लोगों को आना चाहिए, और ये तब आएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भाई, इतना मैथमेटिक्स आप लोगों को थोड़ा आना चाहिए। तो ये मैंने कन्वर्ट किया था इसको, और ये वैल्यू आ जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम लोगों ने सॉल्व किया एप्सिलॉन सी एल से, जिसमें से एब्जॉर्प्शन, कॉन्सेंट्रेशन, पाथले, सॉरी ये एप्सिलॉन और पाथलेन दिया था, कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया। चलिए आगे आइए। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स, ये टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है, हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 0.9 ऐसा दिया है एब्जॉर्प्शन, हाँ 0.988510 नैनोमीटर। तो ये वेवलेंथ दिया है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। तो ये 0.9 इसका क्या है, एब्जॉर्प्शन है या एब्जॉर्बेंस है। एंड द स्पेक्ट्रम वाज रिकॉर्डेड फॉर 0.2 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन भी दे दिया है देखो 0.2 मोलर, और 1 सेंटीमीटर सेल, इसमें 1 सेंटीमीटर के सेल में। अब क्या पूछा है आपको, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट पूछा है। आपको पूरा चीज दे दिया है, क्या क्या दिया है, एब्जॉर्प्शन दिया है, पाथ लेंथ दे दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, आपको एप्सिलॉन पूछा है। तो एप्सिलॉन को आप यहां रखोगे कि मिल गया 4.5 लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें ये जो यूनिट है उसको लिखते चले भाई, क्योंकि कई बार ना आपको ऑप्शन कई बार सेम सेम मिलेगा, यूनिट का ही खेल रहता है। कई बार जैसे
ए बी सी, तो ए और बी में मान लो ऑप्शन 4.5 और बी में 4.5 है। आप इतने शिद्दत से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए और ऐसे ही पहला ऑप्शन देखे टिक करके आ गए, लेकिन यहाँ पर ये मोल पर लीटर लिखा था और यहाँ पर लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर लिखा था। आपने जल्दबाजी में इसको 4.5 आया मार के आ गए, लेकिन ये गलत है भाई, ये वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि यूनिट यहाँ पे सही लिखा है। तो हमेशा यूनिट को एक बार चेक कर लेंगे, ठीक। चलिए भाई, अब थोड़ा सा दूसरे टाइप का सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरे टाइप के सवाल में क्या है, इफ द परसेंटेज transmittance of a transition of metal complex at 360 nanometer at 25 degree centigrade is 25%, ठीक। फॉर इतना मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन भी दे दिया है, मतलब परसेंटेज ट्रांसमिटेंस दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है इतना मोलर और पाथ लेंथ दे दिया है। आपको क्या पूछा है भैया, देन फाइंड आउट मोलर एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट। मोलर एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट पूछा है। मोलर एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट या मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो भैया फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला को वेरी किया, देखना A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस लॉग परसेंटेज ऑफ T, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज ट्रांसमिटेंस दिया है और इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के साथ रिलेशन है भैया, 2 माइनस लॉग परसेंटेज ऑफ T। अब इसमें से कॉन्सेंट्रेशन और पाथ लेंथ दिया है और इसमें से परसेंटेज ट्रांसमिटेंस दिया है। अब ये बच गया ये वाली वैल्यू, ठीक। तो ये 6 इंटू 10 टू द पावर -4 यहां तक लिखा है। अब लॉग को कैसे सॉल्व करना है, लॉग को सॉल्व कैसे किया है ये भैया अभी बताया हूं, लॉग m टू द पावर n है, मतलब क्या हो जाएगा, n ये सामने आ जाएगा, n log m आ जाएगा। ऐसे ही log 5 टू द पावर 2 है, मतलब 2 log 5 हो जाएगा, 2 log 5 और log 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है इतना, ठीक। ये log 5 की वैल्यू इतना है। तो आप लोग क्या करना, log 2 log 3 log 5 7 इतना याद करके रखें। ये होता है 0.3010, ये होता है 0.4770, log 5 6990 ऐसे। तो इतना वैल्यू याद रखें आप लोग। तो ये log 5 की वैल्यू हमको इतना मिल गया भाई। अब कैलकुलेट करेंगे एप्सिलॉन, इस वाले पार्ट को उधर ट्रांसफर कर देना, तो अपन को एप्सिलॉन की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक। इसमें और कुछ नहीं है। चलिए, तो यहां पर दो फॉर्मूला का मिक्सअप है कि एब्जॉर्प्शन वाला जो फॉर्मूला था उसको हमने लॉग परसेंटेज ऑफ T से क्या किया, कोरिलेट किया और हमने मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट निकाल लिया। एक बार अपने से बना के जरूर देखें ये सवाल भी, छोड़ना नहीं। चलिए, अगला सवाल है, अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन अ सॉल्यूशन ऑफ 0.05 molar of concentration and absorbing substance, the intensity of the radiation is reduced to 1/4 of the initial value। जो इंटेंसिटी है 1/4 रिड्यूस हो गया है बोल रहे हैं, आफ्टर पासिंग थ्रू 10 सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये देखो भैया, ये जो है कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, पाथ लेंथ कितना दिया है, और जो ट्रांसमिटेड लाइट का जो इंटेंसिटी है या इंटेंसिटी जो लाइट है, पास हुआ लाइट है, मतलब ट्रांसमिटेड लाइट का इंटेंसिटी कितना रह गया है, 1/4। किसका 1/4 रहा है, तो ये चीज 1/4 किसका रहा होगा, जो इंसिडेंट लाइट है उसका 1/4 है। कि कोई भी चीज ऐसा पूछे ना तो किसका 1/4 रहा है, तो जो चीज बोले उसको मल्टीप्लाई कर दिया करो जो चीज हम दे रहे हैं। क्या दे रहे थे हम लोग, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट हम लोग दे रहे थे,
है ना, आई नॉट दे रहे हैं तो उसका कितना हो गया 1/4, तो हम मैंने क्या किया है आई नॉट इंटू 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा आई नॉट बाई 4, किसका आई टी, ट्रांसमिटेड रेडिएशन। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू लॉग आई नॉट अपॉन आई टी। अब आई टी मेरे को मिल गया है, आई टी क्या है आई नॉट बाई 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो भैया आई नॉट बाई 4/1 से कर सकते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा आई नॉट बाई आई नॉट इंटू 4/1, क्या आ जाएगा 4/1। तो आई नॉट यहाँ पे कैंसल हो जाएगा और ये आ जाएगा log 4। तो log 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 2 to the power log 2। तो इसको क्या लिखा जा सकता है 2 log 2। 2 log 2 मतलब 2 into log 2 की वैल्यू अभी बताया था 0.3010। ये आ गया भैया इधर का वैल्यू, और हमको इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है। इसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और पाथ लेंथ दिया हुआ है। 10 मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डेसिमल है एक खसक जाएगा इधर इधर, तो ये 0.5 को उधर ट्रांसफर कर दो, 0.5 को उधर ट्रांसफर करेंगे, ये देखो भैया ये 0.5 और 0.6 है, ये डेसिमल हट जाएगा। 6/5 करोगे कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। कुछ और बचेगा थोड़ा सा, उसको 5 बार में, 5 1 10 बचेगा, 10 2 बार में चला जाएगा, 5 दूनी 10, 1.2 कुछ आएगा। ये देखो लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। तो आप लोगों को ये तरीके आने चाहिए कि कौन सा फार्मूला कब यूज होगा, और ये तब आपको समझ आएगा या यूज करने का तरीका तब आएगा जब इन चीजों को आप बार बार देखेंगे। तो मैंने सारे पैटर्न के सवाल लगभग डाल दिए हैं इसमें, है ना। तो ये सवाल ऐसे बनेगा भाई, ठीक। आओ आगे सर। हाँ सर पिछले को चलिए एक बार सॉल्व करके जरूर देखें। चलिए, a substance when dissolved in water at 10 to the power -3 molar concentration absorb 10% of incident radiation, ठीक, in a path length of 1 centimeter. What should be the concentration of the solution in order to absorb 90% of same radiation? चलिए अब क्या पूछ रहा है, यदि एक सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, पाथ लेंथ इतना है, तो उसका जो एब्जॉर्बेंस है ये इतने को 10% को एब्जॉर्ब कर रहा है। कितने को एब्जॉर्ब कर रहा है 10% को। तो ट्रांसमिटेंस क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेंस उसका क्या हो जाएगा भाई 90/100, मतलब 100 यूनिट हम पास कर रहे हैं, उसमें से 10% को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कितना बच जाएगा हमारा 90%, है ना। 90% या कितना 100 में से 90 यूनिट, या बोले कि 100 मार्क्स का पेपर है उसमें 10% मार्क्स आपका कट जा रहा है, तो कितना बच जाएगा आपका 90% मार्क्स, मतलब 90% मार्क्स मतलब 100 में से 90, कितने का आई नॉट का, कितने का आई नॉट का। तो ये हो जाएगा भाई आई नॉट 90/100 आई नॉट, ठीक। अब इसी को वो बोल रहा है कि दूसरे कंडीशन में कि 90% लाइट अगर एब्जॉर्ब हो जाए, कितना एब्जॉर्ब हो जाए 90% लाइट अगर एब्जॉर्ब हो जाए, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 90% लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी है वो आ जाएगा 10%, 10/100 आई नॉट, ठीक। तो ये IT1 हमको मिला और ये IT2 है। अब इसी को हम लोग किस में रखते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं, एब्जॉर्बेंस 1 बाई एब्जॉर्बेंस 2, ठीक है भाई, एब्जॉर्बेंस A1 बाई A2। इसमें से उसने सिर्फ क्या दिया है, व्हाट शुड बी द
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है, मतलब उसका एप्सिलॉन और एल क्या है, सेम है। एप्सिलॉन और एल क्या दिया है उसने, सेम दिया है। एप्सिलॉन और एल सेम दिया है, तो पाथ लेंथ सेम है एप्सिलॉन और एल, तो ये इसीलिए एप्सिलॉन एप्सिलॉन एल और एल को काटा है। C1 और C2 बस डिफरेंस है, पहले का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, दूसरे का पूछा है, तो C1 डिवाइडेड बाय C2, तो पहले का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 2 है, पहले का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 10 टू द पावर माइनस 2 है। अब देखो पहले कंडीशन में I नॉट बाई आई टी, आई नॉट बाई आई टी क्या था, तो देखो पहले देख लो ध्यान से, पहले कंडीशन में आई नॉट बाई आई टी क्या था, तो आई टी मेरे को मिला है यहां आई टी 190 बाई 100 इंटू आई नॉट, इतने का इतना, मतलब ये क्या है 100 यूनिट का इंटेंसिटी था, इसमें से 90 यूनिट मेरे को क्या मिले हैं, 100 में से 90 यूनिट वापस से मिले हैं। तो इस फॉर्मूले में आप रखोगे आई टी के जगह क्या रखोगे 90 बाई 100 इंटू आई नॉट, तो आपको देखना ये आई नॉट कट जाएगा 90 का, ये 0 और ये 0 कटेगा, और ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10 बाई 9, ऐसे ही ये आई नॉट कटेगा, ये 0 0 कटेगा, और ये क्या हो जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा log 10 बाई 9, मतलब log 10 माइनस log 9। ठीक, अब log 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 9 को लिख सकते हैं log 3 का पावर 2 log 3, और log 3 का वैल्यू क्या होता है 0.4770 या 0.4771। अब log 10 माइनस टाइम मतलब 1 में इतना माइनस कर देना, यहाँ इतना वो जो डिजिट दिख रहा है उतना माइनस कर देना, माइनस करोगे तो ये आएगा कहाँ, एक में इतना माइनस करोगे तो 0.4, हाँ ये वैल्यू आएगा, इतना माइनस किया उसने, हाँ ठीक है, हाँ तो इतने से इतना माइनस करना, जो वैल्यू आएगा उसको यहां ला देना, तो अपन को क्या मिल जाएगा C2 मिल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा जो कि आया है 0.025। कैलकुलेशन एक बार करके देख लेना, थोड़ा बहुत इधर उधर 19-20 हो सकता है, ठीक, क्योंकि डेसिमल वाला कैलकुलेशन है, एक बार ऐसे रफ कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, रॉ कैलकुलेशन, और एक बार कैलकुलेटर से कर लेना, जो एग्जैक्ट आएगा उसको कॉपी में लिखना, ठीक। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, आपके पास मेथड्स हैं, तो ये जो माइनस करोगे ना उस डिजिट को यहाँ लाना, यहाँ, ठीक। अब देखो ये डिजिट आएगा वो बहुत छोटा आएगा, जो डिजिट आ रहा है ना वो बहुत क्या आएगा, छोटा आएगा, तो यहाँ पर 10 टू द पावर क्या है -3 है। तो ऐसे जब कंडीशन आ जाता है ना तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन आता है ना तो आप ऊपर नीचे 10-10 या 100-100 का मल्टीप्लीकेशन करके आप एक सुटेबल डिजिट ला सकते हैं। जब भी कभी कोई चीज, जैसे कि मान लो बोलूं इधर 0.02 है और इधर इसको डिवाइड करने के लिए 4 है, अब इसको कैसे डिवाइड करूं यार मैं, तो आप क्या कर लेना, इधर आप 100 मल्टीप्लाई कर लेना और इधर भी 100 मल्टीप्लाई कर लेना, 100 मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, ये 2 और ये 4, और इस इधर के 100 को रखे रहना, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, इधर हो गया। अब इसको क्या करो ऊपर भेज दो, ऊपर भेजोगे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2, और ये है 1/2, 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5। अब इस 0.5 को 5 बनाना है, तब क्या करूंगा मैं, इसको करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 5, ठीक। अब ये 10 ऊपर जाएगा, ये 10 अपना काम कर गया, क्या कर गया 0.5 को 5 बना दिया, और ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -1 ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1 और 10 टू द पावर -2, ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3। तो आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना आना चाहिए, ठीक है भाई, ये प्रैक्टिस से आएगा, इसको कोई डायरेक्ट आपको नहीं सिखा सकता। जैसे कि मैं बोला कि 0.5 इंटू 10 टू द पावर 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 है, यहाँ पर डेसिमल वेसिमल दिख रहा है जो कि अच्छा नहीं दिख रहा है। अब मेरे प्रैक्टिस में है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भैया
5.0 इंटू 10 टू द पावर -3, ये और ये दोनों सेम है। ठीक, तो ऐसे साइंटिफिक नोटेशन में आपको लिखने आना चाहिए। चलो आओ जी, आगे आओ। अब देखिए अगला सॉल्यूशन दिया है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ नोन सॉल्यूशन एब्जॉर्ब 10% of incident light. What fraction of incident light will be absorbed by same solution in a cell 5 times longer than previous cell? अब क्या कर रहा है भैया, इसमें एब्जॉर्ब कर रहा है 10%। कितना? 10% एब्जॉर्ब कर रहा है और ट्रांसमिटेंस है 90%। पहले का पाथ लेंथ था L1, पहले का पाथ लेंथ क्या था? L1 था, मतलब कुछ नहीं दिया था। और दूसरा पाथ लेंथ कितना है? 5 गुना। पहला का जो पाथ लेंथ है उसको L1 लिए हैं, तो ये जो L2 है वो कितना है? 5 गुना किसका? L1 का। ये दे दिया। अब हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई? एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एडिटिव होता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एडिटिव होता है। तो जितना पाथ लेंथ बढ़ता जाएगा, क्या होते जाएगा? जितना पाथ लेंथ बढ़ता जाएगा उतना गुना एब्जॉर्प्शन क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? A2 इज इक्वल टू 5A1। A2 इज इक्वल टू 5A1। जो एब्जॉर्प्शन होगा बाद में वो पहले एब्जॉर्प्शन का 5 गुना होगा। पहले एब्जॉर्प्शन का कितना होगा? 5 गुना होगा। अब एब्जॉर्प्शन किधर से निकाल सकते हैं? इधर से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? A1 पहला एब्जॉर्प्शन निकालते हैं, तो I0 बाई I0 बाई IT। तो I0 क्या है? 10% पहले एब्जॉर्ब हो रहा था, मतलब जो IT है वो क्या था? 90/100 इंटू I0 था। पहला वाला कंडीशन पहले अभी जस्ट पहले पढ़े थे, तो ये आया था log 10/9। अभी सॉल्व किए थे भाई, और ये दोनों ऐसे करोगे तो ये वैल्यू आया था। तो ये हमको मिल गया एब्जॉर्बेंस। क्या मिल गया है? एब्जॉर्बेंस मिल गया A1। और हमको A2 निकालना है यार। तो A2 क्या होगा भैया? 5 गुना होगा A1 का। तो 5 गुना होगा, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू आ जाएगा यार। बस। अब एब्जॉर्बेंस आ गया है, लेकिन हमको क्या निकालना है? फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विल बी एब्जॉर्ब। तो ये फ्रैक्शन तो आ गया है। फ्रैक्शन तो आया क्या? हाँ, ये एब्जॉर्बेंस आया है। फ्रैक्शन निकालने के लिए देखो क्या किया उसने। हाँ, तो ये A2 माइनस लॉग T। अब T है उसका एंटी लॉग लोगे यार, T एंटी लॉग T। चलो, ये आया है एब्जॉर्बेंस। हमको फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्बेंस, फ्रैक्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब पूछा है ना, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? एक और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ टी। तो परसेंटेज ऑफ 2 माइनस लॉग परसेंटेज ऑफ टी होता, लेकिन अपन को क्या दिया है? परसेंटेज में नहीं है ना। तो अपन को निकालना पड़ेगा जो फ्रैक्शन है ट्रांसमिटेंस का फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसमिटेंस निकालेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्बेंस अपन को निकालना पड़ेगा। तो ये लॉग का इस वैल्यू का एंटी लॉग लोगे, इस वैल्यू का एंटी लॉग लोगे, कितना आएगा? ये आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -1। 6 इंटू 10 टू द पावर -1, मतलब इसको बोल सकते हैं 0.6। इसका क्या आया? ट्रांसमिटेंस आया। तो फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसमिटेंस आ रहा है 0.6, तो फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्बेंस आ जाएगा 0.4। तो हमें ये देखना ध्यान से, ये 0.6 फ्रैक्शन है और ये एब्जॉर्बेंस है। दोनों को मिलके क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दोनों को मिलके क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये 0.6 अगर फ्रैक्शन ट्रांसमिटेड है, तो 0.44 जो फ्रैक्शन है वो एब्जॉर्ब में या एब्जॉर्प्शन में आएगा। ठीक, तो अब यहां पर क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये फ्रैक्शन क्या है? तो फ्रैक्शन तब हम लोग निकालते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं आ सकता।
जो एब्जॉर्बेंस आया है ना तो वो फ्रैक्शन है ना तो कुछ है, वो क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। उसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले प्योर ट्रांसमिटेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्योर ट्रांसमिटेंस विदाउट परसेंटेज। तो प्योर ट्रांसमिटेड विदाउट परसेंटेज निकालने के लिए प्योरिटी निकालना पड़ेगा। ये कंफ्यूज थोड़ा सा लगेगा कंफ्यूजिंग आप लोगों को, लेकिन 2-3 बार आप सॉल्व करेंगे उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि प्योर ट्रांसमिटेंस क्यों निकालते हैं। प्योर ट्रांसमिटेंस हम लोग फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड और एब्जॉर्ब लाइट निकालने के लिए करते हैं, क्योंकि परसेंटेज और फ्रैक्शन यहां पर थोड़ा सा अलग होता है भाई। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम हैज decreased by 50% when it passes through a sample of 1 centimeter path length. The percentage transmittance of light passing through sample but of 3 centimeter of path length would be. तो पहला है एब्जॉर्प्शन निकाल लो और फिर उसको ट्रांसमिटेंस में कन्वर्ट कर दो भैया। तो पहला एब्जॉर्ब, ये जो A2 होगा n टाइम्स A1, तो एब्जॉर्ब ये जो A2 होगा किसका होगा, n टाइम्स ऑफ A1। तो A1 का कितना गुना हो जाएगा, वो 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि लेंथ क्या हो रहा है, 3 टाइम्स हो जा रहा है। अब I0 बाई IT है, I0 बाई IT, इसमें L1 1 सेंटीमीटर है, L2 3 सेंटीमीटर है, 3 टाइम्स है ना भाई। ये A2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स A1। अब वहां पे I0 बाई IT, I0 बाई IT, तो I0 क्या दिए थे हम लोग, 100 यूनिट दिए थे। कितना डिक्रीज हो जाएगा बोल रहा है, 50, तो कितना बचेगा 50, या I0 बाई IT, तो ये क्या बोलते हैं, I0 कितना दिए थे 100 और IT कितना बचा 50, तो इसको बोल सकते हैं ये आ जाएगा 2। सॉल्व करोगे 3 इंटू लॉग 2, 3 इंटू log 2, ठीक। अब इसको वो ट्रांसमिटेंस के टर्म्स में लेना चाह रहा है जी। 1 मिनट ना, ध्यान से देखना भैया, इधर क्या कन्वर्जन किया है वो। अब ये A2 आया है और ये है, तो ये क्या n log m है क्या, इसको वो क्या लिख सकता है, log m टू द पावर n, है ना। अब ये लॉग, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, A2 को हम लिख सकते हैं log 1 बाई टी। तो ये लॉग और लॉग क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये जो बाकी का जो पोर्शन है 1 बाई टी और 2 टू द पावर 3, मतलब 2 का पावर 3, ये वाला पावर इधर आ जाएगा, ये ऐसे का ऐसे बचेगा। अब इसको टी निकालू, 1 बाई टी को टी करूं तो ये क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजो और इसको इधर ला लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, ये 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टी अपॉन 1 बाई 2 टू द पावर 3, मतलब 2 गुना 2 गुना 2, कितना हो जाएगा 8, 1 बाई 8, 1 बाई 8, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा भैया, मतलब ये डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा 0.125। अब 125 को, ये क्या है, फ्रैक्शन है, ये क्या है, फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज ट्रांसमिटेंस में कन्वर्ट करोगे, किसमें, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो यार, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 1 और 2, 2 जीरो है ना इसमें, तो 1 और 2 पॉइंट खसक जाएगा। तो परसेंटेज जो ट्रांसमिटेंस है इसका कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। एब्जॉर्बेंस निकाले, एब्जॉर्बेंस हमको निकल रहा था, लेकिन हमको क्या पूछा था उसने, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस पूछा था। टी निकाल लिए, टी को फिर परसेंटेज में हमने बदल दिया। अब इतने सारे न्यूमेरिकल करने के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको दिया हुआ है, और इस इंपॉर्टेंट चीज में इसके क्वेश्चन इसी से आते हैं, एसर्शन रीजन वाले। इट इज अ लिमिटिंग लॉ।
लिमिटिंग लॉ क्यों है? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन रेंज पे काम करता है और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने पे ये काम नहीं करता है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने पे ये काम नहीं करता है। लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक ही होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक मतलब वेवलेंथ फिक्स होना चाहिए उसका, मतलब एक लाइट दे रहे हैं। मोनोक्रोमेटिक कहने का मतलब है अगर एक वेवलेंथ मान लो 500 नैनोमीटर के 500 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट दे रहे हैं तो 500 नैनोमीटर का ही देंगे। हम लोग 600, कभी 700, कभी 500, कभी 400 ऐसे वेरी नहीं करेंगे। तब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ट्रांसमिटेंस जो भी प्रोसेस हो रहा है वो क्या होगा, सेम होगा, मतलब जैसे उस मॉलिक्यूल में होना चाहिए वैसे होगा। तो लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। इट इज वैलिड ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये एकदम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड होता है, जो कि 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -4 ऐसे सॉल्यूशन जो होते हैं उनके लिए लागू होता है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आप ले लो ना, 1 मोलर आप पोटेशियम पर मैग्नेट ले लो और लो, आपका इतना आएगा, मतलब कलरीमेट्री में उसका रीडिंग ही नहीं आएगा, फ्लक्चुएट होने लग जाएगा। तो वहां पर बियर लैम्बर्ट लॉ काम नहीं करता है। या जब आप ग्राफ खींचेंगे ना एब्जॉर्प्शन और कॉन्सेंट्रेशन का, एब्जॉर्प्शन और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ खींचेंगे ना, तो एक यहाँ और दूसरा सीधा इतना बढ़ जाएगा, ये ऐसे एब्जॉर्प्शन ऐसे इधर आ जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन आने के बजाय आपका इधर इधर वेरी करने लगेगा, कभी इधर कभी इधर, मतलब वहां पर कंसंट्रेशन वेरी करने के कारण जो ग्राफ हमारा क्या आना चाहिए, लीनियर आना चाहिए। हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं ना, कलरीमेट्री से क्या कंफर्म करते हैं, बियर लैम्बर्ट के लॉ को क्या करते हैं हम लोग वेरीफाई करते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं ना, तो एब्जॉर्प्शन ऐसे 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 आते जाता है, तो हमारा क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। At higher concentration of at higher concentration, the electrostatic interaction between neighboring molecule causes deviation from the law। बहुत ज्यादा concentration होने से मॉलिक्यूल में एसोसिएशन होता है, जिसके कारण से ये लॉ डेविएट करता है। डेविएशन और होने लगता है जब मॉलिक्यूल क्या होता है, केमिकल चेंज होने लगता है। मॉलिक्यूल में क्या होने लगता है, केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्यों होगा, कई सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे अपना कलर चेंज करते हैं, क्योंकि उनमें क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है, ऑटोमेटिक वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर जाते हैं। इस कारण से भी डेविएशन होता है। अब टेम्परेचर को भी हम ज्यादा एक्सटेंड तक वेरी नहीं कर सकते। The temperature of the system should not be allowed to vary to a large extent। मान लो हम लोग 25 डिग्री पे कर रहे हैं, 25 डिग्री, तो 27, 28 तक ठीक है। मतलब अगर 25 है और उसके बाद आप 40 डिग्री में ये काम कराओ, तो मॉलिक्यूल में क्या चालू हो जाएगा, डिसोसिएशन चालू हो जाएगा भाई। 40 डिग्री पे या और कोई केमिकल रिएक्शन चालू हो जाएगा। तो टेम्परेचर को वेरी नहीं करना है बहुत ज्यादा, ना तो कॉन्सेंट्रेशन को ज्यादा रखना है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करना है, ये सारे लिमिटेशंस हैं। देयर शुड बी नो फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरोसेंस। देखो फ्लोरोसेंस मतलब क्या होता है, अगर हम लोग कोई लाइट दे रहे हैं ना, लाइट किसी कंपाउंड में लाइट दे रहे हैं, तो लाइट देने से वो कंपाउंड क्या करने लगे, ग्लो करने लगे, उसमें एक टाइप का प्रकाश निकलने लगे, लाइट निकलने लगे, उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस बोलते हैं। फ्लोरोसेंस क्या है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, जब तक उसमें लाइट सोर्स उसको मिल रहा है तब तक वो चमकेगा। जबकि फास्फोरेसेंस क्या होता है, लाइट सोर्स से लाइट लिया, उसके कुछ देर बाद या कुछ मिनट तक चमकता रहता है, उसको बोलते हैं फास्फोरेसेंस। तो कंपाउंड में फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस नहीं रहना चाहिए। फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस रहने से बियर लैम्बर्ट लॉ को वो फॉलो नहीं करेगा, वो कंपाउंड वायोलेट करेगा। ये बियर लैम्बर्ट लॉ को फॉलो नहीं किया, तभी क्या डिस्कवरी हुआ भैया, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की। किसकी डिस्कवरी हुई, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की। उसमें फ्लोरोसेंस लाइफ टाइम हम लोग निकालते हैं, है ना, और फास्फोरेसेंस भी हम लोग वहां पर चेक कर सकते हैं। जिस फ्लोरोसेंस का लाइफ टाइम ज्यादा होता है उसी को क्या बोलते हैं, फास्फोरेसेंस। जब लैम्प्सकी डायग्राम आप लोग पढ़ेंगे फिजिकल फोटोकेमिस्ट्री में, तो डिलेड फ्लोरोसेंस इज कॉल्ड फास्फोरेसेंस। याद रखना, ये कभी भी पूछा जा सकता है, डिलेड फ्लोरोसेंस
इज कॉल्ड फास्फोरेसेंस। आप लोगों ने पढ़ा होगा डिलेड फ्लोरोसेंस इज कॉल्ड फास्फोरेसेंस। ठीक है भाई, तो जो डिलेड फ्लोरोसेंस है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फास्फोरेसेंस बोलते हैं। ठीक, चलिए अब ये हमने बियर लैम्बर्ट लॉ पढ़ लिया। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये चीजें तो बता दी है कि क्या होता है भैया, जो अभी टर्म सिंबल वगैरह हम लोग निकाले थे ना, तो टर्म सिंबल निकाले थे तो उसमें क्या बताया था मैंने कि जो dn है और d10-n है, ऐसे ही pn है और p6-n है, ऐसे ही fn है और f14-n है। ये इनका जो टर्म्स होता है ना, टर्म क्या होता है भैया, सेम होता है। टर्म क्या होता है, सेम होता है। जैसे D1 और D9 का सेम होगा 2D है ना भाई, ऐसे D2 और D8 का सेम होगा 3F D3 और D7 का 4F D4 और D6 का सेम होगा, और D5 तो सेम सेम हो जाएगा ना, D5 तो जोड़ी थोड़े बनेगा यार। D1 D9 D2 D8 D3 D7 D4 D6 इनका टर्म्स क्या होगा, सेम होगा। ये लिखा हुआ है D1 D9 D2 D8 D3 D7 D4 D6 का टर्म सिंबल सेम होगा। लेकिन हमेशा याद रखना भैया कि इनका ग्राउंड स्टेट टर्म अलग होगा यार। कैसे अलग होगा, ग्राउंड स्टेट टर्म्स विल बी डिफरेंट, लिख लेना, ग्राउंड स्टेट टर्म्स विल बी डिफरेंट। कैसे डिफरेंट होंगे, कैसे डिफरेंट होंगे, ड्यू टू जे वैल्यूज, ड्यू टू जे वैल्यू। तो जे जो वैल्यू है ना, इसको मैंने बताया था, अगर ऑर्बिटल लेस देन हाफ फील्ड है, क्या है, लेस देन हाफ फील्ड है, तो क्या लेते हैं हम लोग, जे मैक्स लेते हैं, जे सॉरी जे मिनिमम लेंगे यहाँ पे। इसको क्या कर लेना भैया, जे मिनिमम लेंगे, है ना। अगर ऑर्बिटल मोर देन हाफ फील्ड है, अगर ऑर्बिटल क्या है, मोर देन हाफ फील्ड है, मोर देन हाफ फील्ड है, तो क्या लेंगे हम लोग, जे मैक्सिमम लेंगे। इसको मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। तो आपका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो इसके लिए, मान लो के लिए बात, इसके लिए 3F43210 था ऐसे, तो इसमें से जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो क्या हो जाएगा, 3F0 हो जाएगा। और इसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म, क्योंकि ये आधे से ज्यादा भरा है, D8 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट टर्म 3F4 हो जाएगा। तो J का वैल्यू यहाँ पे काम करेगा क्या निकालने के लिए, ग्राउंड स्टेट टर्म निकालने के लिए। अगर ऑर्बिटल आधे से कम भरा है तो J का मिनिमम वैल्यू लेंगे, अगर ऑर्बिटल आधे से ज्यादा भरा है तो J का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। ऐसे ही सेम चीज Pn P6-n Fn F14-n का टर्म सिंबल सेम होता है। अब ये ऑर्बिटल और स्प्लिटिंग देख रहे हैं हम लोग, तो ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल स्प्लिट होता है क्या भैया, नहीं होता। पी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है क्या, नहीं होता। डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है क्या, हाँ जी होता है। किसमें होता है भैया, ये T2G और EG में, है ना, या इसी को T2 और E में, टेट्राहेड्रल के लिए, है ना। अब ये ऊपर नीचे को मत देखना भाई, दो में होता है। ऐसे ही जो F ऑर्बिटल है ये भी T1 T2 और A2 में क्या होता है, टूटता है। किसमें टूटता है, T1 T2 और A2। F ऑर्बिटल में कितने डिब्बे होते हैं, 7 डिब्बे होते हैं ना। F ऑर्बिटल में कितने डिब्बे होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 डिब्बे होते हैं। तो 2 ट्रिपली डी जनरेट हैं, मतलब 3 डब्बा और 1 डब्बा, कितना डब्बा हो गया टोटल, 7 डब्बा। T मतलब 3 डब्बा, E मतलब 2 डब्बा और T मतलब 3 डब्बा, 3 और 2 5। तो 5 डिब्बा किसमें था, किसमें था 5 डिब्बा, डी ऑर्बिटल में था। 7 डिब्बा किसमें है, F में है।
तो T1 T2 प्लस A2 3 3 6 और 1 7 डिब्बा ऐसे। तो जैसे ऑर्बिटल स्प्लिट ऐसे ही यहाँ आएंगे ना, तो यहाँ G जो ऑर्बिटल अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में डिस्कवर होगा, है ना। आप लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़ते हो, बस कभी फिजिक्स वालों से पूछना, वो लोग मेसॉन, पाई मेसॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी वो लोग पढ़ते हैं। हम लोग कहां तक सीमित हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके बाद हम लोग ज्यादा न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, है ना। तो अगर आगे पढ़ें तो मेसॉन, पाई मेसॉन, उसमें भी अलग अलग चार्ज वाले। फिर न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज आता है या प्रोटॉन में जो चार्ज आता है वो किसके कारण होता है, क्वार्क के कारण होता है। क्वार्क क्या है पूछोगे, तो न्यूक्लियस के अंदर में जो स्ट्रक्चर होता है उसका स्पिन, उसका भी मतलब प्रोटॉन के अंदर भी और अलग अलग स्पिन होते हैं जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। उसके कारण प्रोटॉन में चार्ज असाइन होता है कि प्रोटॉन में प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रॉन में जीरो चार्ज होगा। अब मैं अंदर और ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, जितना जाते जाऊंगा उतना मेरे को फिर बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो मैं ये बोल रहा हूं जैसे ऑर्बिटल स्प्लिट हो रहे हैं ना, ऐसे ही हमने टर्म्स पढ़ के रखा है SEDF। यहाँ पे हम लोगों ने स्मॉल में लिखा था, उसी को टर्म्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो टर्म्स के फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा भैया, ये कैपिटल में लिखा जाएगा SPDFGHIK, ठीक। तो यहाँ पर L का वैल्यू हम लोगों ने पढ़ रखा है, S के लिए 0 होता है, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 और G के लिए 4। अब सब लेवल कितना होगा, तो 2L + 1 ये लगा लेना भैया फॉर्मूला। तो 2 × 0 + 1 क्या आ जाएगा 1, 2 × 1 + 1 कितना आएगा 3। तो इसीलिए s ऑर्बिटल में 1 डिब्बा, इसमें 3 डिब्बा और इसमें 5 डिब्बा होता है, इसमें 7 डिब्बा। जी ऑर्बिटल जब आएगा उसका टर्म जी है तो इसमें 9 डिब्बा होगा। आगे H ऑर्बिटल करोगे तो और ज्यादा डिब्बा हो जाएगा, 11 डिब्बा। तो इसमें S टर्म स्प्लिट नहीं होगा, P टर्म स्प्लिट नहीं होगा, बाकी टर्म आपके स्प्लिट होंगे। इसमें से हम लोगों ने जो S जो टर्म है उसको, उसका जो मूलिकन सिंबल है, इसको आप लोग ग्रुप थ्योरी में अभी पढ़ने वाले हो। ये क्या आएगा A1G, ये क्या है T1G। p ऑर्बिटल का जो मूलिकन सिंबल क्या है T1G। फिर D जो टर्म है उसको हम लोग किसमें मूलिकन, देखो जब हम इसको ऑर्बिटल का मानते हैं ना तो इसको छोटे टर्म में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। हम लोग स्प्लिटिंग बनाते हैं डी ऑर्बिटल का तो कैसे बनाते हैं T2G और EG लिखते हैं, लेकिन इसी का जब मैं ऑर्गेल बनाऊंगा ना तो मैं इसको कैपिटल में लिखूंगा। किसमें लिखूंगा, कैपिटल, क्योंकि ये क्या था ऑर्बिटल था और ये क्या है भैया उसका मूलिकन सिंबल है, और मूलिकन सिंबल सेम होगा लेकिन कैपिटल में लिखा जाएगा। तो T2G और EG ऑर्बिटल रहते हैं किसमें, D में, उसी से याद रखना है हमको। तो ये D टर्म किसमें टूटेगा, T2G और EG में टूटेगा। फिर F टर्म मैं बताया था किसमें टूटेगा, T1 T2 और A2। तो ये T1 T2 और A2, T1G T2G और A2G में टूटेगा। फिर जो G टर्म है वो टूटता है A1 T1 T2 और EG, है ना। इसमें A1 T1 T2 EG, तो याद रखना भैया इसको, A1 T1 T2 EG इसमें टूटता है G टर्म। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि D टर्म किसमें टूटता है, तो ये D टर्म तक तो बना लोगे लेकिन F टर्म G टर्म कई बार भूल जाते हैं लोग। तो T1 T2 और A2G, T1G T2G और A2G में F टर्म टूटता है, और G टर्म जो टूटता है A1 T1 T2 और EG में टूटता है, ठीक। अब मैं कल पढ़ाऊंगा भैया आप लोगों को स्प्लिटिंग ऑफ f ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड एंड स्प्लिटिंग ऑफ f ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल फील्ड। आप लोगों ने ग्रेजुएट इसमें एमएससी में भी इसको नहीं पढ़ाया जाता कि f ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट होते हैं, है ना भाई, लेकिन f ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हम लोगों को देखना क्यों जरूरी है। f ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हम लोग d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग तक पढ़ते हैं,
उसी का ऑर्गेल भी पढ़ते हैं। हालांकि ऑर्गेल हम लोग सारे टर्म्स का पढ़ते हैं। एफ ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एफ ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग किससे रिलेटेड है भैया? एफ टर्म के ऑर्गेल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एफ ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग एफ टर्म के स्प्लिटिंग से रिलेटेड है। जैसे कि डी टर्म का जो आता है ना, डी टर्म का स्प्लिटिंग। तो आप लोगों को मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ जाते तो बहुत अच्छा होता। डी टर्म कहने का मतलब, मान लो 2D टर्म है ना जी, तो ये डी टर्म हमेशा किसमें टूटेगा? T2G में टूटेगा और EG में टूटेगा। ये ऑक्टाहेड्रल के लिए हो गया। मान लो यही जो डी टर्म है वो टेट्राहेड्रल के लिए मैं लूं, तो ये किसमें टूटेगा? ई और T2 में टूटेगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं होते, इसलिए मैं बोलूंगा वो ई और T2 में टूट रहे हैं। अब ये जो टर्म है ना, डी टर्म, ये जो मूलिकन सिंबल है, ये मेरे को ऑर्गेल में क्या बताएगा? ये बताएगा मेरे को पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्या बताएगा? पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्या बताता है ऑर्गेल डायग्राम? पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमको बताता है। ठीक, तो यहां से यहां एक ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो जो भी डी टर्म आएगा, क्या आएगा जी? जो भी डी टर्म आएगा वहां पर कितना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल होगा? एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, जो कि कैसे अलाउड होगा? स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगा। ये ऑर्गेल डायग्राम के लिए हम लोग क्या बना रहे हैं? बेस बना रहे हैं। इसी के हिसाब से जब एफ ऑर्बिटल आता है ना, तो एफ ऑर्बिटल 3 टुकड़ों में टूटता है, T1 T2 A2। कैसे टूटता है? तो जब ऑर्गेल देखोगे तो कैसे देखोगे आप? T1 T2 और कई बार ऐसे देखोगे A2। तो T1 T2 और A2। तो यहां पर आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी, आप फिर पी टर्म भी ऐसे जाया रहता है ना, तो 3 जगह पॉसिबिलिटी रहता है, 1 फिर 2 फिर 3। तो ऑर्गेल, ये जो एफ ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग जिसको मैं बोल रहा हूं, तो मैं बेस बना रहा हूं किसका? एफ टर्म के स्प्लिटिंग का। क्या बना रहा हूं? एफ टर्म के स्प्लिटिंग का मैं क्या बना रहा हूं? बेस बना रहा हूं। तो इसको मैं पढ़ाऊंगा कल भाई। ठीक, अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके कल क्लास अटेंड करिएगा। ठीक, बहुत फास्ट चल रहा है सिलेबस कोऑर्डिनेशन, है ना। 3-4 क्लास के बाद ये ऑर्गेनोमेटालिक चालू हो जाएगा। तो जितना कराया गया है उतना अच्छे से करिए। जितने पैटर्न कॉपी में है वो बहुत अच्छे हैं। मैं आप लोगों को डीपीपीज भेजूंगा, है ना, डीपीपीज भेजूंगा जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ठीक है भाई।